मौजूद हैं विनोद रावल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश जी, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ मेरे साथ शशि जी भी मौजूद हैं स्टूडियो से। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहला और जो सबसे सटीक सवाल है, हर कोई अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कितना सही है वित्त मंत्री का ये आम बजट और क्या इससे अच्छे दिन आने वाले हैं। सबसे पहले विनोद रावल जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से देख रहे हैं आप वित्त मंत्री के इस आम बजट को। वित्त मंत्री जी का ये बजट बहुत संतुलित बजट है। बहुत टाइट रोप में वो चले हैं। बहुत ज्यादा उनके पास संसाधन नहीं थे जिसके अंदर वो काम करते, और बहुत कमेंडेबल जॉब। 45 दिन के अंदर इतना एक ऐसा कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसको उन्होंने छुआ नहीं हो, कम से कम छूने की कोशिश ना की हो। हर सेक्टर को कहीं ना कहीं से छूता हुआ ये आप ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले जी। तो ये उम्मीद की जा सकती है, विनोद रावल जी कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। मुकेश जी, यहाँ पर आपसे भी संक्षेप में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं आप वित्त मंत्री के इस बजट को। उन तक पहुंचानी है, जो भी पैसा उनका हक का है वो सीधे उनके खाते तक जा सके। विनोद जी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन को ई गवर्नेंस से बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है जी। डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स के अंदर अगर 2 बैंक अकाउंट एक घर में है और वहां पैसा जा रहा है तो वो डायरेक्टली पहुंचेगा, उसमें बिचौलिया है ही नहीं जी। जब तक हम ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे कहीं भी करप्शन खत्म नहीं हो सकता। ह्यूमन इंटरवेंशन डिस्क्रिशनरी पावर से आता है जी। जहां इच्छा शक्ति यूज कर रहा है जो ऑफिसर है, जो मिलने वाले जो लोग हैं, जहां पर डायरेक्ट बैंक से अगर सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होगा। पुरानी कोर्ट जो थी राजीव गांधी जी की कि 1 रुपए में से 10 पैसे पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं अब बदल चुकी है। अब वो सिचुएशन उतनी ज्यादा नहीं है। अब ये एक आंदोलन बन चुका है करप्शन में। जहां तक मैं समझता हूं पहले से काफी बदलाव आना चाहिए आने वाले समय में, और उसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और ये गवर्नेंस तो हम लोग सब महसूस भी कर रहे हैं, जिस तरह से वर्क कल्चर हमारी कंट्री में डेवलप हुआ कि काम का आज ऑफिसर सुबह 9 बजे काम पे जाता है। पहले जो सिचुएशन जो पैरालिसिस हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस, उससे हम बाहर आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि करप्शन उतना ज्यादा हम लोगों को तंग कर पाएगी। कि कहीं ना कहीं कुछ और पॉइंट्स इसमें अगर हम ऐड करें तो काफी राहत मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर जिस तरीके से अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश में भी जिस तरीके से थोड़ा बहुत जो स्लैब है वो बढ़ाया गया है। विनोद जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाउसिंग लोन में ब्याज में राहत को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो भी इनकम टैक्स पेई है उसका घर एक सपना है जी। और घर जिस तरह से महंगे हो गए हैं उसके अंदर ब्याज रेट जो आज 10.25% में सुबह आपको सुन रहा था, आप कोट कर रही थी कि 10.25% पे हाउसिंग लोन आज मिलता है जी। तो उसमें इनकम टैक्स से अगर राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं वो उसी की किटी में पैसा ऐड होता है जिससे वो अपने घर को सस्ता कर सकता है जी। और उसके साथ साथ जो ये टैक्स में जो 2 से 2.5 लाख लिमिट की है, हालांकि ये ठीक है आज के समय को देखते हुए और जिस हालात में वो काम कर रहे थे उसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के साथ जोड़ करके इनको लाना पड़ेगा, जिससे ये बार बार हमें क्यों करना पड़ता है जी। तो ठीक है अभी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये लिमिट नहीं बढ़ी थी तो उस हिसाब से ठीक है, सभी को एक राहत की सांस मिलता है उसके अंदर जी। सभी को राहत जाना चाहेंगे विनोद जी, इसी बिंदु पर राय। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी बात को शुरू से रखा था, विद्याशंकर तिवारी जी, हमने पिछली बार यही डिस्कस किया था कि ये इनोवेशन करना ही क्यों पड़ रहा है, इसको इन्फ्लेशन के साथ ही हम क्यों नहीं जोड़ रहे अपने टैक्स स्लैब को। कब तक हम ऐसे ही डिपेंड करते रहेंगे कि ये बजट में हमारा जो है ये टैक्स स्लैब क्या आएगा। ये आपके सवाल का जवाब यही है कि इन्फ्लेशन को देख करके हम अपना टैक्स स्लैब डिसाइड कर रहे हैं कि कितना होना चाहिए। मेरा कहने का पर्पज ये था कि सिर्फ 40 दिन का समय मिला है और 40 दिन के समय में इस 2 लाख की लिमिट को 2.5 लाख खाली आप मत समझिए, उसके साथ साथ आपको एटीसी का रिलीफ भी आ रहा है, उसके साथ हाउसिंग में आपको 1 लाख का रिलीफ आ रहा है। तो ये टोटल जब आप लेते हैं तो ये फिगर एग्जैक्ट तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की क्योंकि सीधा हम लोग यहां बैठ गए थे, पर ये 5,000 रुपए के आसपास का रिलीफ एक आम आदमी के पास पहुंचा है टैक्स में जो पे करता है जी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा साहसी कदम है, लेकिन बहुत बड़ा उठाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया जाता तो भी उस पर बहुत रिस्क था। अभी भी उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में 22,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो प्रोजेक्ट किया है रिवाइज एस्टिमेट्स के हिसाब से, और 7,500 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करने के लिए कहा। तो जो ये सारी स्कीम्स हम लेके आने की बात कर रहे हैं, इसके लिए पैसा तो अल्टीमेटली रेवेन्यू से आएगा, और रेवेन्यू में लाने के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ संभव नहीं था। मीडिया रिपोर्ट जरूर थे कि 5 लाख का एग्जम्पशन आ रहा है,
फिर उसके बाद 3.5 पे था। तो ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं था किसी भी तरह से कि इसको लाया जा सके। हमें कम से कम एक जो 7 महीने का बजट है ये हमारा, क्योंकि हम जुलाई में आज डिस्कस कर रहे हैं, तो जब फरवरी में अगला बजट आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तब तक इस सरकार को समय मिल चुका होगा, पूरा ग्राउंड रियलिटीज भी पता लग चुकी होंगी। तो और उसके साथ साथ 7 महीने का रेवेन्यू कलेक्शन भी सामने होगा कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि कभी टैक्स स्लैब बढ़ाने से गवर्नमेंट को कभी लॉस होता है। ये एग्जाम्पल हम 91 में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। टैक्स लिबरलाइजेशन से हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, लेकिन जब आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कंजर्वेटिव होकर के सोचना पड़ता है कि अगर इसका उल्टा हुआ तो होगा क्या, पैसा आएगा कहां से। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि एक्सपेंडिचर कट करने के अलावा कोई चारा नहीं। अभी भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जितना भी डेफिसिट को रिड्यूस कंट्रोल कर पाए हैं, रिड्यूस नहीं कहूंगा क्योंकि डेफिसिट तो और बढ़ा है, जितना भी कंट्रोल कर पाए वो रेवेन्यू इंक्रीज से नहीं हुआ है, वो एक्सपेंडिचर कट करने से हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स को और घटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ और हमें जो है ऐसे रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जहां से कि पैसा आए। और मैं थोड़ा सा विद्याशंकर तिवारी जी के साथ इसमें नहीं, क्योंकि टैक्स में उन्होंने रेशनलाइजेशन जो किया, जहां टैक्स इश्यूज हैं, जहां ग्रे एरियाज हैं, टैक्स लिटिगेशन जहां चल रहे, 4 लाख करोड़ रुपए हमारा टैक्स लिटिगेशन में पड़ा हुआ है, जिसमें से मैं नहीं समझता कि कोई एक्सचेकर को कोई बहुत पैसा सचमुच में मिलने वाला है। वो लिटिगेशंस में है। सुप्रीम कोर्ट तक कई बार कह चुका है कि लिटिगेशंस, सबसे बड़ा लिटिगेंट आज गवर्नमेंट खुद है। अगर आप केसेस को देखें टैक्स के, तो सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट खुद फाइल करती है, एसएससी नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं उसको हमें देखते हुए कि वो पैसा कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्कीम लाई जा सकती है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो इनोवेटिव आइडियाज हैं, ऐसा नहीं कि इनोवेटिव नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे ये, जिनको कि बिल्कुल टच ही नहीं किया गया था आज तक। जी, बहुत जो आप एक जीएसटी का सवाल कर रहे थे, उस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि जीएसटी एक वो कानून है जिसको इस देश की जनता, इस देश का व्यापारी, इस देश का प्रोड्यूसर, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से कि जीएसटी ला दीजिए। विनोद जी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी ले चलते हैं अपने दर्शकों को। मंत्री से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 करोड़, साथ ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पर विनोद जी आपकी राय? देखिए, ये एक बहुत जरूरी कदम है। आधी पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो महिलाएं हैं, बराबर की भागीदार हैं। खाली एक इस नजरिए पर लेना कि महिलाओं के लिए पूरे का पूरा काम जैसा पुरुषों के लिए होता है वैसा ही किया जाना चाहिए, तो ये बहुत शर्मनाक है कि हमें ये आज डिस्कस करना पड़ता है कि ये सिक्योरिटी के लिए हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है इस चीज की। कहीं ना कहीं उसके लिए करेक्टर रेजिंग की बात है। तो 150 करोड़ उन्होंने रखा है। निर्भया फंड पहले से भी बनाया गया था। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम समाज को इस तरह से डेवलप करें कि ये जो जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पहले आना चाहिए और बहुत ज्यादा इसमें एलोकेशन होना चाहिए। उससे शायद आधी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। जी, और एक और पॉइंट है जिस पर हम नजर अपने दर्शकों, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो विद्याशंकर जी ने उठाया विनोद जी, वो ये जरूर है कि जहाँ पर हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमाते 10 करोड़ हैं, दिखाते 10 लाख हैं। ये वो बिंदु है, या ये कहें कि ये वो पॉइंट है जहां पर सरकार को बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, और कई नहीं, अगर हम उनके परसेंटेज की बात करें तो वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, टैक्स पेयर ना के बराबर परसेंटेज है। देखिए, ऐसा उस पर तो सुप्रीम कोर्ट से भी भारत सरकार कई बार डांट खा चुकी है कि आप क्यों नहीं इस ब्लैक मनी के ऊपर कोई ऐसा एसआईटी क्रिएट करते। तो आते ही नो डाउट मोदी जी ने एक कदम उठाया। वो मजबूरी का था या कैसा था, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन लग चुकी थी। वो अगर नहीं उठाया जाता तो इमेज उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो आते ही जो पहला कदम था वो शायद एसआईटी फॉर्मेशन का था। तो मैं विद्याशंकर जी के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि बहुत लोग हैं जो 10 करोड़ इनकम कमाते हैं और दिखाते 10 लाख है। वो समय विद्याशंकर जी अब नहीं रहा है, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। मैं इसमें पूरी तरह से आशावादी हूं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को कह रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद मेरे साथ ऐसे मौके बहुत बार आते हैं। आज सरकार के पास ऐसे बहुत टूल्स हैं
जिसके अंदर एक्सपेंडिचर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिसके बेसिस पर वो आपकी इनकम पर पहुंच जाते हैं। जी। अब वैसा नहीं रहा कि आप जो भेज देते हैं, जो रिटर्न आप फाइल करते हैं वही सफिशिएंट है। आपके एक्सपेंडिचर पर भी सरकार की उतनी ही नजर है जिससे वो आपको वहां से डिटेल्स ले लेते हैं। तो इतना तो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत जरूर है, अभी प्रॉब्लम्स हैं। अभी ऐसा नहीं कि कंट्री से कोई ब्लैक मनी खत्म हो गया, मैं ऐसा कहूंगा तो मैं जी। बहुत बड़ा एक झूठ के आवरण में अपने आप को डालूंगा। ब्लैक मनी आज भी जनरेशन है, आज भी जनरेशन और होता है ये उसकी। इससे भी लड़ना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बहुत चुनौती बड़ी है। चुनौती। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाती है। लेकिन इस बीच अगर हम स्पीच को शायद पहले दूसरे पैराग्राफ में ही जीएसटी को डाल दिया था, जी जबकि आज तक ये होता था कि ये सबसे आखिरी पैराग्राफ होता था। हम सब इंतजार करते थे बजट में कि जीएसटी कब आएगा, तो लास्ट में कहा जाता था नहीं, इसको अगली बार करेंगे, इसको और स्टडी करने की जरूरत है। मुझे पिछला बजट अच्छे से याद है, आप ही के साथ बैठे थे। तो सवाल ये कि इस बार ऐसा लगता है कि जीएसटी अब ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है अगला जो मेन कंप्लीट बजट जो आएगा पूरे साल का, उसमें कहीं ना कहीं किसी शेप में हम जीएसटी और डीटीसी, डायरेक्ट टैक्सेस कोड, उसको दोनों को हम देखने की हालत में होंगे, या हम बहुत नजदीक पहुंच चुके होंगे। जी। विद्याशंकर जी, आपको लगता है हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं? क्योंकि अक्सर हम ये सुनते आए हैं और कई बजट में भी हमने सुना है, लेकिन अभी तक ये हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया है। देखिए, उम्मीद तो की जा रही है कि जो राहुल जी कह रहे हैं कि ये सरकार उसको लागू कर दे। पिछली सरकार तो उसको टालती गई। जीएसटी को लागू करने में राज्यों की जो है अड़ंगेबाजी, उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि सभी राज्य सहमत नहीं हो पा रहे हैं और बीजेपी कहीं न कहीं उससे असहमत थी। अब चूंकि वो खुद सेंटर में आ गई है तो उसकी एक कोशिश है, चूंकि नरेंद्र मोदी ने एक फार्मूला दिया है कि राज्यों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो बराबरी का होना चाहिए। बड़े भाई छोटे भाई वाला फार्मूला आप भूल जाइए, उस तरह के रिश्ते नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है कि यदि सहमति बनाने की कोशिश करेंगे तो जीएसटी और डीटीसी दोनों लागू कर ले जाएंगे ये। मैं रावल जी और अमन जी से ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ये जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि इस सरकार से जो उम्मीद की जा रही थी कि इस देश में जो करों के बहुलता है, बहुत सारे कर हैं, कुल मिला करके इस देश में लगभग 63,000 कानून है और 60-62 तरह के कर लगते हैं, कि क्या कभी वो समय आएगा इस देश में कि जब जो आपकी बाइंग कैपेसिटी होगी या जो आप एक्सपेंड करते हैं, जो खर्च करते हैं, वो कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ये कुल 2.7 लाख जो है इस देश करोड़ जो है इस देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार है, यानी कुल 3 करोड़ भी रोजगार नहीं है। तो वो जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं वो तो इनकम टैक्स के स्लैब में आसानी से उसके चंगुल में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स बनेगा 10 करोड़, तो टैक्स देते हैं वो 10 लाख। वो क्या कभी सरकार, जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, कि नई बोतल में पुरानी शराब, वहां पे मेरा इशारा है कि क्या कभी इस तरह का कदम उठा पाएगी कोई ऐसी सरकार आएगी